नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, देश के अंदर चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। बताएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही अब कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। टाइमिंग को लेकर, इतने फेज में इलेक्शन कराए जाने को लेकर भी विरोध किया जा रहा है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता शामिल हो गए हैं। वहीं पर बीजेपी के एक और बड़े नेता ने चुनाव की घोषणा के साथ ही इस्तीफा देते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। सांसद अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू कर दी गई है। बताएंगे कौन कौन से गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद अब जगह जगह गांव-गांव में बीजेपी के नेताओं के पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने लोग तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलेक्शन कई सारे फेज में कराए जा रहे हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर तो 7 फेज में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। पहले फेज में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार की 4 सीटें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर की सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। और तमिलनाडु में पहले दौर के अंदर ही 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी 19 अप्रैल को ही तमिलनाडु में प्रचार होने लगा है। और प्रधानमंत्री मोदी के बार बार तमिलनाडु के दौरे को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी को पहले से पता था और इसीलिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की रैली तमिलनाडु में बार बार करा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लोगों ने सवाल उठाया है कि दूसरे फेज के इलेक्शन में 26 अप्रैल से लेकर 7 मई तक का टाइम देने की क्या जरूरत है। बाकी के और चुनाव के फेज में मात्र 6 दिन, 5 दिन और 7 दिन का समय दिया गया है, जबकि दूसरे फेज और तीसरे फेज के इलेक्शन के बीच में 10 दिनों का समय दिया गया है, जब गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ यूपी, बिहार, बंगाल में 7 चरणों में चुनाव। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती समेत पक्ष और विपक्ष के भी कई सारे नेताओं ने इस पर नाराजगी, ऐतराज जाहिर की है। कई एक्सपर्ट भी ये बता रहे हैं कि 7 के बदले 4 चरणों में मतदान होना चाहिए था। पूरे 1.5 महीने लग जाएंगे चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने में। आप लोगों जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्या चुनाव जल्दी कराए जाने चाहिए थे, क्योंकि इतने फेज में कराए जाने पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या इतने फेज में दिक्कतें नहीं आएगी। एक साथ अगर इलेक्शन हुआ होता तो देश के लोगों का समय भी बचता और ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े नहीं किए जाते। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में बीजेपी के सांसद अजय प्रताप सिंह ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ, वैसे ही मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य अजय प्रताप सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पार्टी की आलोचना की गई है। यानी बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप बीजेपी के ही अपने राज्यसभा के सांसद ने लगाया है और फिर इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट लिखा, उसमें कहा कि मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। सिंह ने पत्र में इस्तीफे के लिए किसी कारण का जिक्र नहीं किया। हालांकि सीधी शहर में पत्रकारों से बात करते उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और जिस तरीके से चंदे को लेकर कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और बीजेपी का नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जो इस्तीफा दे रहे, काफी संगीन मामला है। और गोदी मीडिया को भी दिखाना चाहिए था कि बीजेपी का सांसद कितने गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा दे रहा है, लेकिन गोदी मीडिया में से लेकर सन्नाटा है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी में एक और बड़े नेता शामिल हो गए हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बाड़मेर के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक चला है, जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी पार्टी के दमदार उम्मीदवार और 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके रिटायर्ड आरएएस अधिकारी जस्ताराम चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। विधानसभा 2023 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरीश चौधरी से मात्र 910 वोट से चुनाव हार गए थे उम्मीदवार, लेकिन उनके पास 75,000 से ज्यादा वोट है और बीजेपी का कैंडिडेट इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहा था। कांग्रेस पार्टी अपनी सीट को और ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए उम्मीदवार को साथ में लेकर आई है दोस्तों। क्या लोकसभा का चुनाव उनको लड़ाया जाएगा? जो भी जानकारी आती रहेगी राज्य से जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को ईडी के समन्स मामले में राव एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के 1 मिनट के बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि वो शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोप पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करवाना चाहते हैं। 8 समन भेजे जाने के बाद भी केजरीवाल नहीं आए हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों को उतारा। वकीलों ने कहा कि वो ईडी से वो दस्तावेज चाहते हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कोर्ट ने दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कह दिया है। देखते हैं ईडी की ओर से दस्तावेज मुहैया कराया जाता है नहीं कराया जाता। साथ साथ दोस्तों, चूरू में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद एमपी राहुल कसावा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। हिसार के एमपी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। राज्यसभा के एमपी अजय प्रसाद सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन गोदी मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी और गठबंधन को 400 सीटें मिलेगी। हकीकत यह है कि भाजपा के लिए 272 का आंकड़ा छू पाना अभी असंभव दिखाई दे रहा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। साथ साथ वरुण गांधी का टिकट काटने की तैयारी कर रहे थे बीजेपी के लोग, लेकिन वरुण गांधी का टिकट नहीं काट पाएंगे दोस्तों। वरुण गांधी ने बीजेपी के नेताओं खासकर मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके की टिप्पणियां की है भाजपा वरुण गांधी को टिकट देने से
बचने का प्रयास जरूर कर सकती है, लेकिन बच नहीं सकती, क्योंकि वरुण गांधी काफी लोकप्रिय नेता है। जो मीडिया में जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार वरुण गांधी का टिकट काटने पर बीजेपी के लोग विचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनको दूसरा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। वरुण गांधी से दूरी बनाने वाले बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता वरुण गांधी के साथ में दिखाई देने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस क्षेत्र में वरुण गांधी और मेनका गांधी की जबरदस्त पकड़ है। इसकी वजह से भाजपा टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दोस्तों, अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट काटा जाता है और ये लोग निर्दलीय मैदान में उतर जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर नुकसान होने वाला है। देखते हैं भाजपा के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर किसी का भी टिकट काटने की हिम्मत दिखाने जैसी बातें करते हैं, क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट काट पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये इलेक्शन बहुत ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है, न केवल उनके लिए जो वोट डालते हैं बल्कि उनके लिए जो डिक्टेटर है उनके ईगो को इस बार जनता हर्ट करने वाली है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि यह देश बाबा साहिब के संविधान से चलेगा या किसी तानाशाह के गुणगान से चलेगा। यहाँ आम चुनाव तो कहलाया जाता है, मगर यह चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं होगा। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में राहुल गांधी बोले, कहा मोदी जी की वसूली के 4 तरीके हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का प्रेशर डालो, कॉन्ट्रैक्ट के बदले पैसा लो, कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन लो, सेल कंपनी के जरिए पैसा लो। यह है दुनिया का सबसे बड़ा वसूली सिस्टम और ये किसी और ने नहीं बल्कि मोदी जी ने ही शुरू किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। दोस्तों, साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले महाराष्ट्र राज्य के अंदर राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई सारे निर्णय लिए गए। दोपहर 3 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन का ऐलान किया गया, लेकिन 62 फैसले बीजेपी के कैबिनेट ने लिया है महाराष्ट्र के अंदर। इसमें राज्य की सर्वोच्च संस्थान उद्योग विभाग के कलमबोली में भवन निर्माण हेतु शुल्क माफ किए गए हैं। संपत्ति विरूपण पर अब 1 साल की सजा, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही कई सारे और भी फैसले लिए गए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो के साथ साथ कमलनाथ बोले, कहा लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व अर्थात लोकसभा चुनाव का बिगुल आधिकारिक रूप से बच चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इसी दिन छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में मतदान होगा। मैं पूरे प्रदेश और छिंदवाड़ा के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से चुनाव कार्य में जुट जाए, लग जाए। कांग्रेस पार्टी ने देश, प्रदेश और छिंदवाड़ा के लिए जो जो काम किए हैं उनको जनता के सामने लेकर जाए और कांग्रेस पार्टी के वादे को स्पष्ट शब्दों में पूरे उत्साह के साथ जनता के सामने रखे। आप सबकी संगठित और सामूहिक शक्ति से कांग्रेस पार्टी आम चुनावों में शानदार प्रदर्शन करेगी और विजय श्री प्राप्त करेगी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। कमलनाथ की ओर से कही गई इन बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों, इसके साथ में आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने कृष्णानगर के अंदर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा को पैराशूट कैंडिडेट बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर 5 साल में उम्मीदवार बदल देती है, जनता को उनके कामों का लेखा जोखा कुछ नहीं दिया जाता। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को पैराशूट उम्मीदवार बताते हुए कहा कि इस बार इनका पैराशूट हम पूर्वी दिल्ली के अंदर लैंड नहीं होने देंगे, उतरने नहीं देंगे, यानी इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर वापस भेजेंगे। साथ साथ दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल है। खेदपूर्ण है कि सौरभ भारद्वाज ने आज चुनाव आयोग को भाजपा की ब्रांच बताया है, यह उनके बिगड़े बोल है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों, इसके साथ में सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि नए जेलर को नियुक्ति कर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। इस टॉर्चर के पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ है। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि वो जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में तिहाड़ के मंडौली जेल में बंद सुकेश चंद्र अपने पत्रों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर, केजरीवाल जी मुझे डराने और धमकाने की लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जा रहा है? साथ साथ अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू कर दी गई है। 1 साल पहले अडानी को लेकर अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप अपने शेयर्स की कीमतों में हेराफेरी कर रही है। कंपनी की मार्केट वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसमें बड़ा खेल हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब अडानी ग्रुप जमीन पर आ गया था और इसके बाद अमेरिका में अडानी को लेकर एक बार फिर से जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट शनिवार को जारी कर दिया। इस लिस्ट में सपा ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पुरानी संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। वहीं पर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर को मैदान में उतारा गया है। सपा ने अपनी 5वीं लिस्ट में आजमगढ़ की लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार कर यह स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव खुद यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि दूसरी सीट वो तलाश रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव अपने पुराने संसदीय क्षेत्र से मैदान में है, यानी मैनपुरी से चुनाव लड़ेगी। अब एक सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है जो बची हुई है वो कन्नौज की सीट है, जहां से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं चल रही है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मिर्सिक की सीट से मनोज कुमार राजवंशी को मैदान में उतारा गया है। सुल्तानपुर से भीम निषाद को मैदान में उतारा गया है। इसका मतलब यह है कि मेनका गांधी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में नहीं उतरेंगी। इटावा से जितेंद्र दोहारे को मैदान में उतारा गया है। जालौन से नारायण दास अहिरवार को मैदान में उतारा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश
प्रदेश के बलिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए गए बड़े बड़े बैनर पोस्टर को लोगों ने फाड़ दिया है और बीजेपी का जोरदार तरीके से विरोध किया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जगह जगह विरोध हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो या फिर दिल्ली क्यों ना हो या फिर कर्नाटक क्यों ना हो, हर जगह विरोध की खबर सामने आ रही है। और अब बलिया के अंदर भी बैनर पोस्टर फाड़कर बीजेपी के कैंडिडेट का खुलकर विरोध शुरू हो गया है। सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोग साथ मिलकर नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हाथ बदलेगा हालात, ये नारा दिया जा रहा है। साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस कहते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के 7 चरणों के चुनाव में पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर मौजूद रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरी 2 प्रायोरिटी रहेगी। पहला यह कि कहीं पर कोई वायलेंस ना हो और कहीं पर कोई करप्शन ना हो। हालांकि दोस्तों पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब किसी राज्य के राज्यपाल कह रहे हैं कि वो अपने नेतृत्व में चुनाव को संपूर्ण करवाएंगे, वो सुनिश्चित करेंगे कि वो ग्राउंड स्तर पर रहे, जमीनी स्तर पर रहे, ताकि वायलेंस और करप्शन को रोका जाए। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से मुलाकात करता रहूंगा ताकि लोगों के खूनों की होली ना खेली जाए और बंगाल में सही से चुनाव हो जाए। घूम फिर का सवाल यही है कि क्या बंगाल के अंदर स्थिति इतनी खराब है कि राज्यपाल जी को मैदान में उतरकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करवाना पड़ेगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? शासक कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के बैंक खातों से लेन देन रोककर उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को टैक्स टेररिज्म के जरिए आर्थिक रूप से असक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले महीने 210 करोड़ रुपए के आयकर वसूली को लेकर कांग्रेस के मुख्य बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अवैध रूप से धन इकट्ठा कर रही है। रमेश ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने आम चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। हमारे पास चुनाव लड़ने या अपना चुनाव अभियान तैयार करने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि क्राउड फंडिंग से जुटाए गए पैसे का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारे ऊपर कर आतंक यानी टैक्स टेरर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमें आर्थिक रूप से असक्षम बनाया जा सके। राहुल गांधी ने 6000 किलोमीटर की यात्रा की। बीजेपी के 6000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बनाम कांग्रेस पार्टी के 6000 किलोमीटर की यात्रा के बीच की ये चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा 14 जनवरी को इंफाल से शुरू हुई थी और लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही है। मुंबई में BR अम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर आकर समाप्त हो गई है और आज एक बड़ी रैली होने वाली है। देखते दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता की रैली में किस तरीके का जन सैलाब उमड़कर सामने आता है और किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जोरदार समर्थन मिलता है। दोस्तों साथ साथ समाजवादी पार्टी के नीति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए रक्षा मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी सहित राष्ट्रीय लोकदल के कई प्रमुख नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। यह जानकारी दी गई है। दोस्तों सारे नेता अखिलेश यादव के साथ में दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर समाजवादी पार्टी में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक श्री अकील उर रहमान खां भी संभल के बहजोई असमौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। बसपा के हाजी रिजवान 4 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं। वे 2 बार कुंदरकी से और 2 बार संभल के बिलारी से विधायक रह चुके हैं, जबकि बागपत जनपद से रालोद की महिला सभा की जिलाध्यक्ष तथा बड़ौद के 3 बार के पार्षद रही श्रीमती रेणु तोमर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर एनडीए गठबंधन को जोरदार शिकस्त मिलने वाली है। इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर 5 फेज में कराए जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी 5 फेज में इलेक्शन कराए जाने के क्या कारण है? क्योंकि महाराष्ट्र एक शांति प्रिय स्टेट है। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं भी कोई वायलेंस नहीं होता, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो डिस्टर्ब एरिया हो। तो फिर महाराष्ट्र जैसे आर्थिक कैपिटल जो काफी शांत एरिया है, वहां पर 5 फेज में इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं? क्या आप लोग इसका लॉजिक समझ पा रहे हैं? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नंबर 1 बीफ निर्यातक कंपनी अलाना ग्रुप ने चुनाव बॉन्ड के जरिए 6 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अलाना सन्स के द्वारा बॉन्ड खरीदने की तारीख 9 जुलाई 2019 5 करोड़ रुपए, 9 अक्टूबर 2019 1 करोड़ रुपए। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2019 में अलाना ग्रुप पर आयकर विभाग ने मुंबई के विंग ने छापेमारी की थी। छापेमारी उनकी 100 इकाइयों पर की गई थी। अप्रैल में कर चोरी का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2019 में एलन सन्स ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की और महाराष्ट्र बाढ़ के लिए सीएम राहत कोष के तहत 50 लाख का योगदान दिया। 2017 में सबसे बड़े बीफ निर्यातक एलन सन्स को मोदी सरकार की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का पुरस्कार मिला। आप लोग क्रोनोलॉजी को समझिए दोस्तों, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। साथ साथ स्वरा भास्कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकती है। राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से यात्रा में दिखाई देंगे और लोकसभा चुनाव लड़ने और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है। धीरे धीरे करके बॉलीवुड के कई सारे एक्टर एक्ट्रेस है जो कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद शनिवार को आम चुनाव को लोकतंत्र और संविधान को तानाशाही से बचाने का आखिरी मौका बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने लिखा कि 2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। आप लोग अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर आई है। MNS पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे मुंबई सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार को उतारे जाने की मांग कर रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी की ओर से राहुल नार्वेकर के नाम पर पहले से ही चर्चा चल रही है। कम से कम एक सीट चाहते हैं राज ठाकरे। हालांकि राज ठाकरे की मांग पर बीजेपी की ओर से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कम से कम एक सीट मिलने पर ही राज ठाकरे एनडीए में शामिल होंगे। बता दें कि शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत को पार्टी में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है शुक्रवार को। पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। उन्होंने राज ठाकरे के एमएनएस के साथ अलायंस होने की बातों को स्वीकारा है। कहा है कि ऐसा हो सकता है कि अलायंस हो जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुंबई में जो काम हो रहे हैं वे 20 साल पहले होने चाहिए थे। एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो उद्धव ठाकरे ने किया हो। साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। इससे पहले चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चा चल रही है। सिंगर नेहा सिंह राठौड़ को मनोज तिवारी के सामने मैदान में उतारने को लेकर विचार किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौड़ ने मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो फुहड़ और अश्लील गाने गाते हैं और इसके बाद संसद में जा रहे हैं। उन्होंने मनोज तिवारी के पुराने बयानों को शेयर करते हुए उनसे सवाल पूछा है। उनके पुराने गानों को शेयर करते हुए पूर्वांचल के लोगों का अपमान बताया है। ऐसे में दोस्तों ने पोस्ट करते हुए कहा कि हाँ भाई, इन लफंगे भोजपुरी गायकों के आगे मेरी कोई औकात नहीं। औकात तो सिर्फ इनकी है क्योंकि ये भोजपुरी की बोटियां बेचकर करोड़ों के मालिक और नेता बन गए हैं। नेहा राठौर वही है जिन्होंने गाना गाया था कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, जिसके बाद कई सारे सत्ता परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों, उनके गाने की वजह से कई जगह रोजगार मुद्दा बन पाया है। कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है मनोज तिवारी की सीट। तो क्या नेहा सिंह राठौर को मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, तो चर्चाएं काफी गर्म चल रही है। साथ साथ दोस्तों, पंजाब के अंदर सांसद सुशील रिंकू और एमएलए शीतल अंगुराल बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अटकलें तेज है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल जो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायक के जाने को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये केवल अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद भी इससे पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या पंजाब के अंदर बीजेपी अन्य पार्टी के नेताओं को अपने साथ में लाकर भी अपना विस्तार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। साथ साथ देश में लोकसभा के 543 सीटों पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में मतदान के लिए 19 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। 1 जून को 7वें चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर है। देश के विभिन्न हिस्सों में 10 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी बाधा के चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 4 लाख वाहनों का इस्तेमाल होगा। खास बात यह है कि पोलिंग स्टेशन और उसके रूट का मुआयना करने के लिए केंद्रीय बल एवं स्टेट आर्म्स पुलिस कई दिन पहले ही संबंधित क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इस चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ और स्टेट आर्म्ड पुलिस के हाथ में होने वाली है। आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों। साथ साथ वाईएसआरसीपी ने जारी किया उम्मीदवारों की सूची। 19 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने भी कार्य समिति की बैठक बुलाई है। यहाँ से बड़े ऐलान हो सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के ओडिशा के प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने ओडिशा के भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। राज्य के पार्टी के प्रमुख मनमोहन सम्मल और ओडिशा चुनाव के प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक लगातार जारी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अंदर क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सीट बंटवारे को लेकर भी पार्टियों को अब जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी और जल्द ऐलान करना पड़ेगा। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो है। साथ साथ गोस्ता महल विधानसभा से बीआरएस के उम्मीदवार रहे नंद किशोर व्यास ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनको पार्टी में शामिल कराया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का जहां तहां फैलाव देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी लगातार विस्तार कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर यह विस्तार और ज्यादा बढ़ने वाली है। 15+ सीटें जीतने का टारगेट बनाकर रेवंत रेड्डी मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा के नेताओं से भी संपर्क साधे जा रहे हैं जो चुनाव में एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, जिनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। साथ साथ दोस्तों, आमदनी 54 चंदा रुपया इस तरीके से पोस्ट करते हुए एक अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जहां पर जिसका मुनाफा 2 करोड़ रुपए भी नहीं है, उसने 183 करोड़ रुपए दिए हैं। यह जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है कि बॉन्ड का नंबर क्यों नहीं जारी किया गया। ऐसी ही एक कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि हेल्थ केयर से शराब की कंपनियों तक का ये हाल रहा है। ऐसी एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, जिनको 215 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उन्होंने 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया है। ऐसे ही एक और कंपनी है जिसको 109 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड 410 करोड़ रुपए का खरीदा है। ऐसी एक कंपनी है जिसको 58 करोड़ का मात्र प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 192 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया गया है। मदन लाल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसे 1 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसने 183 करोड़ रुपए दान दिए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से चंदे के धंधे वाला खेल है, जिस पर जांच होनी चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि कौन लोग हैं ये दानी जिनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा लेकिन जमकर दान दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं रमेश भाई छोटू भाई पटेल, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर गवर्नमेंट जॉब को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 2% का आरोप लगाया है। 2% कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए जो बातें उनकी ओर से कही गई है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह गंभीर आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ओर से दी गई है। पटेल ने बताया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 4
करोड़ रुपए एक लेक के ब्यूटिफिकेशन के लिए लिए थे, लेकिन वहां भी 2% का कट मनी लिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों पैसा वसूले जाने को लेकर ये बड़ी जानकारी गुजरात के अंदर बीजेपी का एमएलए दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों।